हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी 4 नंबर की सेट सी क्लास। और जैसा कि मैंने बताया था, ये क्लास है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए, IIT JEE फाउंडेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास। और हमारा आज जो 4th क्लास, ये लास्ट क्लास होने वाली है और इसके अंदर जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस टॉपिक का नाम है वेन डायग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वेन डायग्राम। ठीक है, अपना वेन डायग्राम शुरू करते हैं। देखिए, वेन डायग्राम जो होता है ना, उसे इस तरह से बनाया जाता है, इस तरह से। ये क्या होता है, ये जो बॉक्स होता है ये रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट के अंदर मैं क्या बनाता हूं, 2 सेट। अब ये जो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इसके अंदर सेट क्या होता है, ये चीज़ तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। अगर आपने नहीं देखी है क्लास तो ज़रूर देख लेना। तो ये तो हो गया मेरा यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट के अंदर ये है एक सेट ए और ये है दूसरा सेट बी। इस तरह से ये 2 सेट हैं। अब फिलहाल इस कंडीशन में तो ये दोनों डिसजॉइंट है, यानी आपस में मिले हुए नहीं हैं। अगर मान लीजिए ये दोनों आपस में मिले हुए हों, यानी अगर ये अलग अलग हैं दोनों, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी फाई आता है। और ये जो बात है हम लास्ट क्लास के अंदर कर चुके थे। अगर मान लीजिए ये दोनों के दोनों सेट आपस में मिले हुए हैं और ये जो बी है ये इस तरह से है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में हमारा ए इंटरसेक्शन जो बी है उसकी कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, इतना हम समझते हैं। अच्छा, ये जो ए इंटरसेक्शन बी है, इससे रिलेटेड मैं आपको दोनों सेट से रिलेटेड कुछ लॉ बता देता हूं, उन लॉ को ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले जो मैं लॉ आपको बताने जा रहा हूं, उस लॉ का नाम है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, आपको अगर ये याद नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, बस याद रखना। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है, जैसे कि मैंने यहाँ ए लिखा उसके बाद बी लिखा, तो अगर आप ऑर्डर चेंज कर दें, पहले बी ले दें, तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी ए इंटरसेक्शन बी जो होता है, बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। और मैंने ये बात वैसे ही आपको बता चुका हूँ, अगर आप यूनियन करते हैं तो यूनियन में भी अगर आप बी को आगे ले लें, यानी ऑर्डर चेंज कर दें, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। ठीक है, दूसरा आता है एसोसिएटिव लॉ। अब आपके दिमाग में तो आया होगा कि 2 से रिलेटेड तो ठीक है, आगे पीछे कर दिया। अगर 3 हो तो भैया 3 के केस में भी यही होता है। अगर ए यूनियन बी यूनियन सी है, ए यूनियन बी यूनियन सी है, अगर आप ये कहें कि पहले मैं इन 2 का ग्रुप बनाना चाहूँगा, इन 2 की ग्रुप बनाने के बाद फिर मैं सी का यूनियन करना चाहूँगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप कहें कि पहले मैं इन 2 का, ये जो लास्ट वाले बी और सी है, इन 2 का ग्रुप बनाना चाहूँगा, इन 2 का यूनियन लेना चाहूँगा, फिर उनका यूनियन ए के साथ लेना चाहूँगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी ये और ये आपस में इक्वल होते हैं। इसी तरह से अगर इंटरसेक्शन की बात की जाए तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये जो होते हैं ये भी आपस में इक्वल होते हैं। अगर आप कहें कि पहले मैं ए और बी का इंटरसेक्शन लेना चाहूँगा, फिर उसके बाद मैं सी का इंटरसेक्शन लूँगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप अगर ऐसे कहें कि मैं बी और सी का इंटरसेक्शन लेना चाहूँगा, उसके बाद ए का इंटरसेक्शन लेना चाहूँगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई। तो ये इस तरह से होता है, यानी ग्रुपिंग आप कैसे भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक हमने कौन सी बात की थी, इंटरसेक्शन की और यूनियन की। अब जैसे कि अगर मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि ए माइनस बी कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर ये रूल भूल के भी मत लगा देना, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने इन दोनों का ऑर्डर चेंज किया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ये रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है। इसके बाद हम कौन सा देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ। अब आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है, आइडेंटिटी लॉ कहता है अगर भाई साहब आप ए का यूनियन लेते हो फाई के साथ में, तो क्या आता है, ए ही आता है। ठीक है, ये बात मैं बता भी चुका हूँ आपको। आइडेंटिटी लॉ के अंदर आता है अगर ए का इंटरसेक्शन लिया जाए यूनिवर्सल के साथ में, तो क्या आता है, तो इस कंडीशन में ए ही आता है, क्योंकि इन दोनों के बीच का कॉमन पार्ट क्या होगा, ए के अंदर तो ए है ही, लेकिन जो यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर भी ए ही है, तो कॉमन पार्ट क्या हो गया, हमारा ए ही आ गया। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा लॉ देखते हैं, और इस लॉ का नाम है कॉम्प्लीमेंट लॉ। वैसे तो मैं ये चीज़ें आपको वापस रिवाइज ही करा रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। कई सारे मैंने जो एग्जाम्पल्स दिए थे उसके अंदर बताया था।
ए डैश के ऊपर अगर वापस डैश लगा दो तो ए ही आ जाता है। ये बात मैं काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ विद एग्जाम्पल। या फिर इसके अलावा अगर आप ए डैश का अगर आप यूनियन लेते हो ए के साथ में तो यूनिवर्सल सेट आ जाता है। ये बात भी हम विद एग्जाम्पल आप समझ चुके हैं। इसके अलावा अगर आप ए डैश का इंटरसेक्शन लेते हो ए के साथ में तो ये क्या आता है, फाई आता है। और ये बात ही बता चुका हूँ क्योंकि दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। यहाँ ए और ए डैश का यूनियन लेने पर यूनिवर्सल सेट आता है, क्योंकि जो ए है वो तो ए है ही, लेकिन जो ए नहीं है वो इसका अंदर आ गया, तो जो है और बचा कुचा तो कुल मिला के बन जाता है यूनिवर्सल सेट। कॉम्प्लीमेंट लॉ यहाँ पर आपका हो जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें बस आपको समझ लेनी है ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। और ये मैं विद एग्जाम्पल आपको सारी की सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं थोड़ी सी कमाल की चीज़ है जो कि आपको थोड़े से ही ध्यान के साथ देखनी है। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है सिमेट्रिक डिफरेंस। दो सेट्स के बीच में ये सिमेट्रिक डिफरेंस वाली क्या चीज़ होती है, इसको हम समझते हैं। इसको भी मैं हटा देता हूँ और एक थोड़ा इसको भी हटा देता हूँ और यही मेरा डायग्राम वापस काम आ जाएगा। तो ये तो यूनिवर्सल सेट था ही मेरे पास। अगर मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ सिमेट्रिक डिफरेंस की, अगर मैं बात करने जा रहा हूँ सिमेट्रिक डिफरेंस की, तो अब जरा ये जो मेरे पास लिखा हुआ है, ये जो मेरे पास डायग्राम है, इसको ध्यान से समझिए। और इस डायग्राम के अंदर दो सेट बने हुए हैं, सेट ए और सेट बी। तो सिमेट्रिक डिफरेंस जो होता है, ये एरिया जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये वाला एरिया आपका होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। बीच वाला जो कॉमन पार्ट था ए इंटरसेक्शन बी, उसको मैंने छोड़ दिया है। ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस ए और बी का कैसे डिनोट किया जाता है? इसको डिनोट किया जाता है इस तरह से। ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? जब मैं इन दोनों को लूँगा तो इसका फॉर्मूला बनेगा ए यूनियन बी। दोनों के दोनों आ गए, लेकिन बीच वाला पोर्शन भी आ गया, तो बीच वाला पोर्शन मुझे हटाना होगा, तो मैं माइनस कर दूंगा ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारा क्या हो जाता है? सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है। ये है मेरा सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला। हाँ, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब ऐसा मत समझना कि जब हमने ए ले लिया और बी ले लिया तो ये बीच वाली चीज़ दो बार आ गई थी और आपने जब इसको हटाया है तो दो बार क्यों नहीं हटाया। इस तरह का जो आपके माइंड में थॉट नहीं आना चाहिए। अगर आपने लास्ट क्लास अच्छे से पढ़ी है तो मैंने यहाँ जो नंबर्स हैं उनका यूनियन नहीं लिया, मैंने दोनों सेट्स का यूनियन लिया है। ठीक है। यूनियन में ये एक ही बार काउंट होता है, इसके साथ काउंट हो गया तो अब बचा कुछ इसके साथ होगा। और दूसरा, मैंने जो ये साइन जो लगाया है, ये कैसे माइनस करना होता है, ये बात भी हम लास्ट क्लास में अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो अगर आपने लास्ट क्लास अच्छी तरह से देखी है तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। आ गई यहाँ तक बात समझ में? अब बात करते हैं हम कार्डिनल नंबर्स की, कि हम कार्डिनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं। तो क्या होते हैं? अगर जब मैं कह रहा था आपसे कि ये एक सेट है ए, ये एक सेट है बी और ये यूनियन है, तो किससे बना है सेट? सेट बना होता है एलिमेंट से। इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर एलिमेंट है। यहाँ पे भी कई सारे एलिमेंट हैं। मान लीजिए यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इनके अंदर भी हैं 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो इनके कुछ नंबर्स भी तो होते हैं। जैसे कि सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट आ गए? 2 दिख रहे हैं मुझे यहाँ, 7 और 8। बी के अंदर कितने दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं। तो इस तरह से इनके नंबर होते हैं। तो नंबर्स जो होते हैं कार्डिनल नंबर्स, यानी किसी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, उनको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। और वो फॉर्मूला अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो समझ आ गया कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स ऑफ एलिमेंट ही होते हैं। अब जब क्वेश्चन आता है तो इन्हीं के बीच खेलता रहता है और खेलता रहता है और हमें घुमाता रहता है। और इस तरह से हमें देखना होता है कि ये क्या कहने जा रहा है और ये क्या कहना चाह रहा है।
कार्डिनल नंबर्स। तो सबसे पहले जो हम कार्डिनल नंबर्स देखते हैं वो देखते हैं 2 सेट्स के लिए, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर्स फॉर 2 सेट्स। अब मैं एक वेन डायग्राम बनाता हूँ जिसके अंदर मैं लेता हूँ 2 सेट। ये है मेरा सेट ए और ये है मेरा सेट बी, सेट ए सेट बी, और ये तो यूनिवर्सल सेट है ही। अब इसके अंदर कुछ एलिमेंट हैं, ठीक है। मुझे पता करना है कि ए और बी ये दोनों के दोनों जो सेट हैं इनके अंदर कितने एलिमेंट है। जब मैं ए इन दोनों का यूनियन लूँगा तो कितने एलिमेंट आएंगे, उसका एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला होता है ये एन जो डिनोट करता है, ये डिनोट करता है नंबर्स को, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी यानी ए और बी का यूनियन लिया, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ये होता है एन ए। यानी सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, प्लस एन बी यानी सेट बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। अब देखो मैंने सेट ए लिया तो ये यहाँ तक आ गया, पूरा का पूरा आ गया। जब मैंने सेट बी के अंदर लिए नंबर ऑफ एलिमेंट तो ये तो पोर्शन आया ही था, ये पोर्शन भी आ गया, यानी ये पोर्शन 2 बार काउंट हो गया। तो जब 2 बार काउंट हो गया तो मुझे माइनस करना होगा 1 बार। तो मैं 1 बार माइनस करता हूँ ए इंटरसेक्शन बी, और मेरे पास ये फॉर्मूला निकल के आता है कार्डिनल नंबर्स फॉर 2 सेट्स का, ठीक है। एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर 1 बार ही ये पोर्शन आया है, 1 बार ही ये पोर्शन आया है, और 1 बार ही ये वाला पोर्शन आया है। अब देखिए एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ इसी से रिलेटेड, और एग्जांपल कहता है मान लीजिए ये एक क्लास है, पूरी की पूरी क्लास है, और ये क्लास कौन सी है, ये क्लास है आपकी 11th। और इस 11th क्लास के अंदर हमारे पास जो एक तो स्टूडेंट्स हैं मैथ्स के हैं, दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो बायोलॉजी के हैं। तो मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि एन ए एम यूनियन बी, इसकी जो वैल्यू है मान लीजिए वैल्यू है 100, यानी जो एन एम यूनियन बी इसकी जो वैल्यू है वो मेरे पास दी गई है 100, और क्लास जो 11th है उस टोटल क्लास 11th के अंदर जो मेरे पास स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, मान लीजिए वो है 150। और क्लास जो मैथमेटिक्स की क्लास है यानी मेरे पास जो क्लास एम है उस क्लास एम यानी जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं मान लीजिए वो मेरे पास बच्चे हैं 70, ठीक है। 70 मेरे पास बच्चे हैं। तो अब वो क्या पूछना चाह रहा है, अब वो आपसे पूछना चाह रहा है कि हमें एक बात बताइए, और वो बात ये है कि बायोलॉजी के बच्चे कितने हैं, यानी एन बी की जो वैल्यू है वो आपसे पूछना चाह रहा है, सिर्फ और सिर्फ एन बी की वैल्यू ओनली। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, चलो ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं कि बायोलॉजी वाले बच्चे कितने हैं, और मैथ और बायोलॉजी इन दोनों में जो कॉमन बच्चे हैं उन कॉमन बच्चों की भी वैल्यू लिख लेते हैं, और वो जो कॉमन बच्चों की जो वैल्यू है उस वैल्यू को मैं मान लेता हूँ 10, ठीक है। बात आ गई समझ में। मेरे पास वेन डायग्राम है क्लास 11th का, क्लास 11th के अंदर कितने बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं। इसमें से बच्चे मैथ के हैं, बायोलॉजी के हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैथ और बायोलॉजी दोनों ले रखी है। तो वो मैथ के बच्चे कितने हैं, मैथ के बच्चे हैं मेरे पास 70। बायोलॉजी के बच्चे मेरे पास कितने हैं, बायोलॉजी के बच्चे मुझे निकालने हैं, और ऐसे बच्चे कितने हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट ले रखे हैं, वो हैं 10। तो चलिए निकालते हैं बायोलॉजी के बच्चे। सबसे पहले हम इस डेटा को इस फॉर्मूले के अंदर रखते हैं, और ये फॉर्मूला क्या कहता है, एन ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी ये जो है टोटल, और इस टोटल की वैल्यू मुझे कितनी दी है, इस टोटल की वैल्यू मुझे दी है 100। उसके बाद क्या बोलता है एन ए, और एन ए यानी एन एम की वैल्यू मुझे कितनी दी है, एन एम की वैल्यू मुझे दी है 70, प्लस उसके बाद एन बी यानी ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन तो मुझे निकालना है, तो मैं सीधा सीधा लिख दूंगा एन बी माइनस, अब बोलता है एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी इन दोनों के बीच का पार्ट और दोनों के जो कॉमन पार्ट है, कॉमन बच्चे हैं वो कितने हैं 10। तो यहाँ से मेरे पास एन बी की वैल्यू आ जाएगी, और एन बी की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास कितनी आएगी 40 मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। यानी मेरे पास जो बायोलॉजी के बच्चे हैं वो कितने हो गए हैं, वो हो गए हैं मेरे पास 40 बच्चे, ठीक है। अब मैं इसी के अंदर एक और चीज़ पूछता हूं, और वो एक और चीज़ क्या है, वो एक और चीज़ है कि मुझे बताई है एन एम डैश
इंटरसेक्शन बी डैश, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले निकालते हैं एम डैश और उसके बाद देखते हैं बी डैश। तो भैया एम डैश कौन सा होगा, एम है ये वाला पार्ट, जब ये वाला पार्ट हमारा एम है तो इसके अलावा ये जो बचा कुचा पार्ट है ये हमारा कौन सा होगा, एम डैश होगा। बी डैश, अगर बी ये वाला पार्ट है तो बी डैश कौन सा वाला पार्ट होगा, बी डैश ये वाला पार्ट होगा, पूरा का पूरा पार्ट होगा बी डैश। अब बात कर रहा है इन दोनों के इंटरसेक्शन की कि इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा है। तो ध्यान से देखिए कि ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो कॉमन पार्ट है, इसको छोड़कर बाकी के जो बचा कुचा पार्ट है वो मुझे निकालना है। यही मेरा क्या है, एम डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और मैंने एम डैश इंटरसेक्शन बी डैश का एक फॉर्मूला भी बताया था आपके लिए, अभी जो बताया था वो क्या बताया था, हाँ नहीं तो वैसे निकालते हैं जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था उस हिसाब से एक बार निकालते हैं। तो क्या निकलेगा, ये जो वैल्यू दी हुई है 100, इस 100 जो वैल्यू है ये वैल्यू है पूरी की पूरी एम की और बी की, और उसके बाद जो क्लास 11th के अंदर जो बच्चे दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं बच्चे 150, और ये जो 50 जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो ही इसके चारों तरफ फैले हुए हैं। तो इसके लिए मेरा आंसर क्या होगा, इसके अंदर मेरा आंसर होने वाला है 50। ठीक है, 50 मेरा आंसर इसके लिए हो जाएगा, ये बाहर वाला है। और मैंने ये कैसे सॉल्व किया, लास्ट क्लास अगर आपने अच्छे से देखी है तो आपको समझ आ जाएगा। मैंने यहाँ लगाया कॉम्प्लीमेंट लॉ क्योंकि यहाँ पर डैश लगे हुए हैं। अब देखिए ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब मैं इसका एक और तरीका बताऊंगा कि ये जो चीज़ है इसको सॉल्व करने का एक और तरीका होता है, वो कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको बताऊंगा और उस कॉन्सेप्ट से इसकी वैल्यू आपको खुद निकालनी है। मैंने फिलहाल आंसर निकाल के बता दिया है, आंसर है आपका 50। तो पहले मैं इसे साफ कर देता हूं और फिर हम उस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। वो कॉन्सेप्ट भी है 2 सेट्स के लिए और उस कॉन्सेप्ट का नाम है डी मॉर्गन्स लॉ। और डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, डी मॉर्गन्स लॉ कहता है, सबसे पहले हेडिंग डालता हूं डी मॉर्गन्स लॉ। और डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, डी मॉर्गन्स लॉ कहता है ए यूनियन बी के ऊपर बार लगा दो। भैया ये जो होता है ये इक्वल होता है किसके, एन ए के बार इंटरसेक्शन बी का बार। ए यूनियन बी का जो बार लगा हुआ है ये एन ए के ऊपर बार इंटरसेक्शन बी का बार इसके बराबर होता है। और ये चीज़ मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताई थी, कॉम्प्लीमेंट वाला क्या सिस्टम होता है मैंने बताया था। और अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था उसके अंदर ये वैल्यू आपसे पूछी गई थी। तो इस वैल्यू को अगर आप इस तरह से नहीं सोच पा रहे हो कि दोनों का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा फिर इंटरसेक्शन क्या होगा, बजाय इसके आप ऐसे भी सोच सकते हो कि दोनों का इंटरसेक्शन लेना है और एक ही बार में उसका कॉम्प्लीमेंट ले देना है। ठीक है, तो ये ऐसे एक दूसरे के इक्वल होते हैं। या फिर अगर आप इस तरह से कहना चाहो कि ये चीज भी एक दूसरे के बराबर होती है। और ये हमारा कौन सा कहता है, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो 2 सेट्स के लिए जो भी बातें होनी थी वो हमारी हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं 3 सेट्स के ऊपर कि 3 सेट्स के वेन डायग्राम में कार्डिनल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले उसी से शुरुआत कर लेते हैं। तो मैं हेडिंग डालता हूं कार्डिनल नंबर्स फॉर 3 सेट्स। अब ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। अब बात हो रही है हमारी 3 सेट की, यानी मेरे पास है सेट ए, मेरे पास है सेट बी और ये है मेरे पास सेट सी। ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये क्या है, ये है यूनिवर्सल सेट हमारा। ठीक है, 3 सेट बन गए। तो कार्डिनल नंबर्स कैसे निकालते हैं, कार्डिनल नंबर्स को कैसे नोट किया जाता है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एन ए, यानी एन ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनको मैंने ले लिया है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं करता हूँ प्लस बी के अंदर जितने एलिमेंट हैं उनको, और उसके बाद लेता हूँ सी के अंदर जितने एलिमेंट हैं उनको।
ठीक है, तो ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया। अब आप एक चीज़ गौर से देखेंगे, जब मैंने ए लिया था तो ये पूरा का पूरा पोर्शन आ चुका था, और जब बी लिया था तो ये पोर्शन आ चुका था, मतलब ये पोर्शन 2 बार आ चुका था, ये वाला पोर्शन, और ये जो बीच का पोर्शन है ये भी 2 बार आ चुका, क्योंकि दोनों में कॉमन आ गया था। और फिर जब मैंने सी लिया था तो ये पोर्शन भी 2 बार आ चुका था, और ये पोर्शन भी 2 बार आ चुका था, क्योंकि ये पोर्शन बी और सी दोनों में आ गया, ये पोर्शन ए और सी दोनों में आ गया, ये पोर्शन ए और बी दोनों में आ गया, और जो बीच वाला पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन 3 बार आ गया था, क्योंकि ए में भी आ गया, बी में भी आ गया, सी में भी आ गया। तो पहले बात करते हैं इन वाले पोर्शंस की। तो ये वाला पोर्शन 2 बार आ गया है, मतलब मुझे एक बार चाहिए तो एक बार हटाना पड़ेगा। तो एक बार कैसे हटाऊंगा, एक बार हटाऊंगा एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये पोर्शन मैंने एक एक बार हटा दिया, तो मेरे पास कितनी बार बचा, एक एक बार ही बचा। बीच वाला पोर्शन मेरे पास 3 बार आया था, और 3 बार तो ये मेरे पास आया था, और जब मैंने इसको हटाया, इसको हटाया, इसको हटाया, तो 3 बार ही मुझसे चला गया, लेकिन मुझे एक बार चाहिए। तो एक बार चाहने के लिए मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ताकि मेरे पास एक बार आ जाए, और ये क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन का यूज क्यों किया है, क्योंकि तीनों का कॉमन पार्ट है, इस वजह से मैंने इंटरसेक्शन का यूज किया है। ये होता है डायग्राम आपका कार्डिनल नंबर्स फॉर 3 सेट्स के लिए, इस तरह का डायग्राम यूज किया जाता है। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक और बहुत ही मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले आप अपना एक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि n, ये जो n है, a प्लस एन बी, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, a के एलिमेंट आ गए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। ये इसको इसके बराबर मत समझ लेना, ए यूनियन बी, इसके बराबर मत समझ लेना इसको, ठीक है। क्योंकि इसके बराबर क्यों नहीं समझना, सबसे पहली बात तो ये एन ए यूनियन बी है, यानी इसके अंदर ये जो कॉमन पार्ट है वो सिर्फ एक बार ही काउंट हुआ है, जबकि यहाँ मैंने जब अलग अलग काउंट किए हैं एलिमेंटों को, जो अलग अलग काउंट किया है, तो जो कॉमन पार्ट है वो इसके अंदर भी था और इसके अंदर भी आ गया, यानी एक बार एक्स्ट्रा आ चुका है, यानी 2 बार आ चुका है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एन भी लगा दूँ, अगर मैं आपसे ऐसे भी कहूँ इसके अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी, तो ये तो हमारी जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले वाली बात ही बन गई। आपने देखा था उस फॉर्मूले के अंदर मुझे एक बार माइनस करना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पर एन ए यूनियन बी का मतलब है कि कॉमन पार्ट एक बार आएगा, यहाँ पर 2 बार आ गया, तो मुझे इसी वजह से उसके अंदर माइनस करना पड़ा था। तो बिल्कुल भी भूल के भी कन्फ्यूजन मत होना। जब प्लस लगा होता है तो दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, लेकिन जब यूनियन लगा होता है तो यूनियन मतलब एक ही बार आना है, ठीक है। अच्छा, मैं क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था, मान लीजिए अगर आपसे पूछता है, वेन डायग्राम आपको दिया हुआ है और वो आपसे पूछना चाह रहा है, इस तरह का आपके सामने वेन डायग्राम दिया हुआ है, और इस वेन डायग्राम के अंदर आपसे वो पूछना चाह रहा है कि मुझे वो एलिमेंट बताओ नो वन वाले, जो किसी भी सेट के अंदर नहीं आते। तो ऐसे कौन से एलिमेंट होंगे जो किसी भी सेट के अंदर नहीं आते, तो हमारा जो एरिया होगा वो ये वाला होगा। हमारे जो एलिमेंट जो हम काउंट करने वाले हैं वो ये वाले होने वाले हैं, ठीक है, ये वाला एरिया नो वन। अगर वो आपसे पूछता है कि मुझे वो वाले एलिमेंट बताओ जो कि आते हैं एग्जैक्टली वन सेट के अंदर है, तो हमारा जो एरिया है वो ये वाला है, तब हम इस वाले एरिया को काउंट करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जैक्टली 1 के अंदर तो इसी के अंदर आएंगे एग्जैक्टली 1 वाले एलिमेंट। अगर वो आपसे पूछता है कि एग्जैक्टली 2 वाले बताइए, एग्जैक्टली यानी ऐसे एलिमेंट जो एग्जैक्टली 2 सेट्स के अंदर आ रहे हैं, तो तब हमारा जो एरिया होता है वो ये वाला लेना होता है, क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, ये एलिमेंट इसके और इसके, ये एलिमेंट इसके और इसके, 2 सेट के अंदर आ रहे हैं, तो एग्जैक्टली 2 के लिए। अगर वो पूछता है एग्जैक्टली 3 के लिए, एग्जैक्टली 3 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये जो एलिमेंट है ये वाले, ये तीनों के अंदर कॉमन है, तो ये एग्जैक्टली 3 के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। चाहो तो मैं यहाँ पे नोट भी कर देता हूँ, एग्जैक्टली 3।
आ गई आपको बात समझ में? अब चलिए ये जो मैंने आपको बताया कार्डिनल्स फॉर 3 सेट, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। और वो जो क्वेश्चंस है वो जो मैंने पहले क्वेश्चन लिया था मैथ और बायोलॉजी वाला, उसी की तरह लेते हैं, लेकिन अब की बार जो सेट्स हैं वो एक एक्स्ट्रा हो गए हैं हमारे पास। सेट्स की वैल्यू 3 हो गई है, पहले हमने 2 सेट्स का लिया था। तो अब की बार मैथ के साथ, बायोलॉजी के साथ केमिस्ट्री भी ऐड करनी पड़ेगी, तभी तो बन पाएगा ना। तो चलिए देखते हैं अब हमारे क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? तो भैया हमारा क्वेश्चन कहता है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन लेंगे, और क्वेश्चन ये कहता है एक स्कूल है, एक क्लास, मान लीजिए क्लास है, क्लास 11th, आपकी वाली क्लास है 11th। उसके अंदर स्टूडेंट है, कुछ मैथ के हैं, कुछ फिजिक्स के हैं, कुछ केमिस्ट्री के हैं। अब जो मैथ के जो स्टूडेंट है, फिजिक्स के जो स्टूडेंट है, केमिस्ट्री के स्टूडेंट है, उन भैया उन्होंने लगाया है ट्यूशन। और किस हिसाब से लगाया है कि जो मैथ के जो स्टूडेंट हैं जो ट्यूशन के लिए जाते हैं वो कितने हैं? वो हैं आपके 26 हैं। फिजिक्स के स्टूडेंट जो ट्यूशन के लिए जाते हैं वो कितने हैं? 21। और केमिस्ट्री के स्टूडेंट जो ट्यूशन के लिए जाते हैं वो कितने हैं? 29। ठीक है। मैथ का ट्यूशन कितने बच्चे कर रहे हैं? 26। फिजिक्स का ट्यूशन कितने बच्चे कर रहे हैं? 21। और केमिस्ट्री का ट्यूशन कितने बच्चे कर रहे हैं? 29 कर रहे हैं केमिस्ट्री का। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि इनमें से कुछ बच्चे, तो ये मैथ वाले बच्चे जो मैथ का ट्यूशन पढ़ रहे हैं, लेकिन 26 के 26 में से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने साथ में फिजिक्स का भी जाते हैं। ठीक है, ऐसे बच्चे कितने हैं? जो मैथ और फिजिक्स दोनों का पढ़ने जाते हैं वो उनकी नंबर कितना है? उनका भाई ये 418। और जो मैथ और केमिस्ट्री दोनों का पढ़ने जाते हैं उनको ले लेते हैं 12। ठीक है, समझ आ गया? मतलब ये तो वो बच्चे हैं, टोटल बच्चे जो फिजिक्स का ट्यूशन लगा रखा है 21, और ये वो टोटल बच्चे हैं जिन्होंने केमिस्ट्री का ट्यूशन लगा रखा है 29। अब इनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी तो होंगे ना जिन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लगा रखा होगा, है ना? ऐसा भी तो हो सकता है। जैसे कि जब मैंने ट्यूशन लगाया था तो मुझे याद है कि मैंने सिर्फ मैथ का ही ट्यूशन लगाया था, यानी मैं उन बच्चों में से था जो सिर्फ और सिर्फ मैथ का ट्यूशन करते हैं। मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री का कोई भी ट्यूशन नहीं लगाया था, जबकि दूसरे बच्चे जो थे उन्होंने लगाया था। तो वो इसके अंदर काउंट, वो कितने बच्चे हैं? वो ये बच्चे हैं इतने। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो भैया कहते हैं मैथ का, फिजिक्स का, जो कहते हैं कि फिजिक्स का और केमिस्ट्री का दोनों का पढ़ने जाएंगे, वो कितने? वो भी 418 ले लेते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि भैया हम तो तीनों सब्जेक्ट की ट्यूशन करेंगे, हमारी पार ही नहीं पड़ेगी, पास ही नहीं होंगे। वो कितने? 8 बच्चे। तो ये आपके डेटा दिया है, और वो पूछ रहा है कि बताइए एग्जैक्टली कितने बच्चे हैं जो मैथ का पढ़ते हैं, एग्जैक्टली फिजिक्स वाले कितने हैं और एग्जैक्टली केमिस्ट्री वाले कितने हैं, यानी वो दूसरे सब्जेक्ट की ट्यूशन नहीं पढ़ रहे। ये आपसे पूछना चाह रहा है। समझ आ गया क्वेश्चन? अगर एक बार और रिपीट कर देता हूँ, मैथ का ट्यूशन जो बच्चे जाते हैं वो 26 से, जो बच्चे फिजिक्स का ट्यूशन जाते हैं वो 21 है, जो बच्चे केमिस्ट्री का ट्यूशन जाते हैं वो बच्चे हैं 29। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि मैथ का भी जाते हैं और फिजिक्स का भी जाते हैं, वो है 418। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि मैथ का भी जाते हैं और केमिस्ट्री का भी जाते हैं, वो है 12। और कुछ बच्चे जो हैं जो उन्होंने फिजिक्स का भी ट्यूशन लगाया हुआ है और केमिस्ट्री का भी लगाया 418। कुछ ने तीनों का ही लगाया हुआ है। इन पापियों ने तीनों का ट्यूशन लगाया हुआ है। ये पापी कितने? 8। तो बड़ा सा बनाता हूँ वेन डायग्राम ताकि अच्छे से समझ आए। और ये बड़े बड़े बन गए बच्चे नहीं, सेट्स। तो फिजिक्स का ट्यूशन और मैथ का ट्यूशन और उसके बाद केमिस्ट्री का ट्यूशन। फिजिक्स को लेता हूँ, मैथ को पहले लेता हूँ क्योंकि मैं मैथ का हूँ। अब ठीक है, तो मैथ वाले बच्चे कितने हैं? मैथ वाले बच्चे हैं 26। फिजिक्स वाले कितने हैं? फिजिक्स ट्यूशन जाते हैं वो है 21। केमिस्ट्री का ट्यूशन जाने वाले कितने हैं? 29। ऐसे बच्चे कितने हैं जो कि मैथ और फिजिक्स दोनों का ट्यूशन जाते हैं? वो है 418। तो मैं ले लूँगा 418। ऐसे कौन से गधे हैं जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का ट्यूशन कर रहे हैं? वो हैं हमारे पास, कहाँ गए? ये रहा 418, वही 418 है। और ऐसे कितने हैं जो कि फिजिक्स, जो कि मैथ और केमिस्ट्री इन दोनों का ट्यूशन कर रहे हैं? वो हैं 12। और पापी लोग जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट का ट्यूशन लगाया हुआ है, वो पापी कितने? 8। तो सबसे पहले वो पूछ रहा है कि मेरे जैसों की संख्या कितनी है, यानी मेरे जैसे बच्चे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मैथ का ट्यूशन लगाया था, दूसरा लगाया ही नहीं था, इनकी संख्या कितनी है। तो गौर से देखिए, पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आप गौर से देख पाओ। जी मेरा का है, गौर से देखिए।
26 है टोटल मैथ के स्टूडेंट, जिसमें से 14 जो स्टूडेंट हैं वो कौन से हैं, वो 14 स्टूडेंट हैं जो कि मैथ का भी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। 8 कौन से हैं जो मैथ और फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री का भी पढ़ रहे हैं। देखिए ये तो 8 हैं ही, ये तो 8 हैं ही जिन्होंने एक्स्ट्रा लगा रखा है, मैथ के साथ एक्स्ट्रा लगा रखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री लगा रही है, तो 8 हैं ही। और ये कितने टोटल, ये वाला पोर्शन जो है वो कितने है 14। तो अगर मैं सिर्फ इस पोर्शन की बात करूं, सिर्फ इस पोर्शन की, तो ये 6 बच गया, है ना, ये सिर्फ 6 बच गया। अब ये कौन सा वाला पोर्शन है, ये सिर्फ वो पोर्शन है जो कि 2 सब्जेक्ट के जा रहे हैं, मैथ के और फिजिक्स के, एग्जैक्टली 2 के जा रहे हैं, वो कितने हैं 6। इस पोर्शन की वैल्यू कितनी है 8। और ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैंने बताया था ना फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का पार्ट कितना है 14, दोनों कॉमन पार्ट 14 है, और ये पार्ट अगर 8 है तो ये वाला बचा कुचा पार्ट कितना हो गया 6। अब मैंने बताया था कॉमन पार्ट कितना है मैथ और केमिस्ट्री का 12, यानी मैथ और केमिस्ट्री का ये जो कॉमन पार्ट है ये 12 है, जिसमें से ये तो बच्चे 8 ही है, बचे कुछ बच्चे कितने हो गए, बच्चे कुछ हो गए 4। आ गया बात समझ में। अब वो क्या कहना चाह रहा है, एग्जैक्टली मैथ के कितने बच्चे हैं, एग्जैक्टली मैथ के कितने बच्चे हैं। तो एग्जैक्टली मैथ के बच्चे निकालने के लिए 26 कितने टोटल बच्चे, टोटल बच्चे में से मैंने ये बच्चे और ये बच्चे माइनस कर देता हूँ, क्योंकि ये बच्चे हैं जो कि दोगलापन दिखा रहे हैं और ये मेरे जैसे बच्चे जाएंगे फिर लास्ट में। तो 26 में से 6 और 8 कितना होता है 14, 14 और 4 कितना होता है 18। और 18 में से जब मैं 26 माइनस करूँगा, सॉरी 26 में से जब मैं 18 माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना बचेगा, मेरे पास बचेगा 8। आगे समझ में। टोटल कितने थे, टोटल थे 26, 26 में से 6 ये वाले पोर्शन, 8 ये वाला पोर्शन, 4 ये वाला पोर्शन, टोटल किया तो कितना आया 18। और जब 26 में से 18 को माइनस किया तो कितना आया 8। अब ये 8 वो बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैथ का ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, यानी मेरे जैसे बच्चे जो सिर्फ मैथ का पढ़ने जाते हैं और सिर्फ फिजिक्स का पढ़ने जाते हैं। वो बच्चे कौन से हैं, तो फिजिक्स के टोटल कितने हैं, फिजिक्स के टोटल हैं 21 माइनस 6 और 8 कितना होता है 14, और 14 और 6 कितना होता है 20 है। 6 और 8 कितना होता है, 6 और 8 होता है 14, और 14 और 6 कितना होता है 14 और 6 होता है 20। तो बचा सिर्फ एक, यानी कि सिर्फ एक बच्चा ऐसा है, सिर्फ एक बच्चा जो कि आपने जिसने सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का ट्यूशन लगा रखा है, वो दूसरा कोई भी ट्यूशन पढ़ने नहीं जाता। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के ऐसे कितने बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री का ट्यूशन पढ़ने जाते हैं। तो भैया सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री का ट्यूशन पढ़ने वाले जो टोटल बच्चे हैं वो कितने हैं 29, जिसमें से 12 जो 4 बच्चे हैं वो इधर मुंह मार रहे हैं मैथ वाले की तरफ, 8 बच्चे तीनों की तरफ मुंह मार रहे हैं, 6 बच्चे फिजिक्स वाले की तरफ भी मुंह मारते हैं। तो 6 और 8 कितना होता है 14, 14 और 4 कितना होता है 18। और जब 18 जब मैं माइनस करूंगा 29 में से तो ये कितना आता है, ये आता है 11। ठीक है, तो वो 11 स्टूडेंट हो गए जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री का ट्यूशन लगा रखा है। आ गई आपकी बात समझ में, किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर और वो जो पहला वाला जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला वही मैंने यूज किया है इसके अंदर, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैंने उसको लिखा नहीं है, उसको मैंने यूज किया है सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस के बेस पे, और कॉमन सेंस के बेस पे ही मैंने इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके सामने लिख दिया है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, यानी कि दो सेट्स का प्रोडक्ट। अब बात करते हैं इसकी, उससे पहले मैं इसको रफ कर देता हूं। और कार्टेशियन प्रोडक्ट लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, और उसके बाद स्वाहा। जल्दी जल्दी करता हूं। चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, गिर पड़ा, बहुत बढ़िया। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है भैया, a इंटू बी।
दोनों सेट्स का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। मान लीजिए मेरे पास सेट ए है बच्चों, सेट ए कौन सा है, सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। मेरे पास सेट बी है, सेट बी के अंदर कौन सा एलिमेंट है, अल्फ़ा और बीटा, ये दोनों सेट बी के अंदर एलिमेंट है। अब मान लीजिए मुझे करना है ए इंटू बी, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है मुझे, दोनों सेट्स का। कैसे करूँगा मैं, इनको करने के लिए क्या होता है, अगर मैंने ए आगे लिखा है तो पहले मुझे ए का जो एलिमेंट है वो उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अल्फ़ा के साथ, और क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है, ये बनेगा। बीच में मल्टीप्लाई का साइन मत लगा देना। दूसरा, फिर इस 1 का होगा बीटा के साथ, तो क्या बनेगा, ये बनेगा, बन गया। 1 का मल्टीप्लाई अल्फ़ा से हो गया, 1 का मल्टीप्लाई बीटा से हो गया। अब 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अल्फ़ा से हो गया, बीटा से हो गया। अब 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अल्फ़ा से हो गया, बीटा से हो गया। देखो कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास आ गया ए इंटू बी, यानी सेट ए और बी का प्रोडक्ट। अब मैं उल्टा करके देखता हूँ, बी इंटू ए करके देता हूँ, क्या बनेगा, तो भैया सब अब की बार अल्फ़ा का मल्टीप्लाई होगा 1 से और अल्फ़ा आगे आएगा, ये बनेगा। बीटा का मल्टीप्लाई होगा, बीटा आगे आएगा, अल्फ़ा का 2 से होगा, फिर बीटा का 2 से होगा, फिर अल्फ़ा का 3 से होगा, फिर बीटा का 3 से होगा, और अब की बार बनेगा मेरे पास ये। देखो दोनों में अंतर है, जब मैंने ए को आगे लिखा है तो यहाँ पर 1 ए सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो सामने आए हैं, जब मैंने बी को आगे की तरफ लिखा है तो सेट बी के जो एलिमेंट हैं वो सामने आए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ए इंटू बी नॉट इक्वल्स टू बी इंटू ए। सबसे पहले तो ये गलती मत कर देना भविष्य में भूल के भी, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरी बात ये है, आप गौर से देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 दोनों के अंदर जो एलिमेंट आए हैं वो बराबर हैं। प्रोडक्ट के बाद ये जो आपके पास एलिमेंट बने हैं बराबर बने हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भैया एलिमेंट जो होते हैं वो तो बराबर ही होते हैं। ये बन गया मेरे पास भैया, ठीक है, ये दोनों बराबर ही होते हैं। हाँ, अब मैं यहाँ से एक और चीज़ बनाता हूँ, और वो चीज़, अच्छा मुझे बताइए, ये जो है नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू बी के, वहीं लिख देता हूँ, यहाँ ज़्यादा चलेगा, एक साथ लिखा हुआ। ए इंटू बी के जो नंबर वाली एलिमेंट है वो कितने हैं, वो है 6, 1 2 3 4 5 6। और 6 कैसे 1 2 3 1 2, इसमें 3 है, इसमें 2 है, और 3 का जब 2 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है 6। देखा, तो 3 का 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 है। इसका मतलब ए और बी दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो आएंगे वो आएंगे ए के अंदर एलिमेंट इंटू, डॉट लगाता हूँ, डॉट बी के अंदर एलिमेंट। यानी सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है, मान लीजिए सेट ए के अंदर एलिमेंट है 10, और मान लीजिए सेट बी के अंदर एलिमेंट कितने हैं, बी के अंदर है 12 एलिमेंट। तो आपको अगर कोई पूछे कि ए और बी दोनों का आपस में प्रोडक्ट किया जाए, या फिर उल्टा भी कहते हैं कि बी का ए से प्रोडक्ट किया जाए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे। तो आपको इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा इन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर देना। इसके 10 इसका 12 दोनों मिल गए, मल्टीप्लाई हो कितने मुझे 120, तो 120 ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बता दिया नंबर ऑफ एलिमेंट। अब एक और चीज़ निकालनी होती है कि भैया इसके सबसेट निकालें तो सबसेट कितने निकलेंगे। मान लीजिए आप कहो कि इसके सबसेट कितने होंगे, वो कैसे निकालेंगे, तो सीधा सीधा सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। वो क्या बताया था कि सबसेट कैसे निकालते हैं। सबसेट ऑफ ए इंटू बी, अगर ये भी यहीं आ जाता तो कितना अच्छा लगता। कोई बात नहीं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इंटू बी, यानी ए इंटू बी का मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब इसके अगर मैं सबसेट निकालने जाऊं तो कितने सबसेट बन सकते हैं। मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, मैंने बताया था भैया 2 की पावर n, 2 की पावर n, और n क्या होता है, n होता है हमारे एलिमेंट। और इसके अंदर एलिमेंट कितने होते हैं, जो ए और बी इन दोनों के अंदर जो एलिमेंट है उसका आपसे मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 की पावर n ए के एलिमेंट इंटू n बी के एलिमेंट। नंबर ऑफ सबसेट निकलने का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। एलिमेंट कैसे निकलते हैं,
जिस भी सेट्स के आप आपसे मल्टीप्लाई कर रहे हो उनके एलिमेंट को काउंट करो, मल्टीप्लाई कर दो। और सबसेट कैसे निकलते हैं? एलिमेंट जो आप मल्टीप्लाई करने के बाद जितने आप एलिमेंट आपने पता लगाए हैं कितने एलिमेंट हैं, उनको 2 की पावर में चढ़ा दो, और इस तरह से निकलते हैं। आंसर लिख देता हूँ। और बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि यहाँ पर हो गया है हमारा सेट्स टॉपिक क्लास 11th के लिए एकदम कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे रिलेशन। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आराम से पूछिएगा, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। थैंक यू।